रही है बोल्ड न्यूज़ की मार्का हक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। और इससे पहले हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे पहलुओं से डिस्कस कर चुके हैं मिलिटरीली ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत है। इसी पर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे तमाम तर एस्पेक्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब, हमारे साथ मौजूद है अफसर कोमल सीनियर तज्ज़ियाकार, और हमारे साथ मौजूद है अली आफ्ताब भी। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान ने ये जंग जीती, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया, इंडिया हार गया, उसने फिर भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया और ये रीज़न पेश किया कि जी हमें ये इसलिए चाहिए बिकॉज इससे पहले जो इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद थी, जो हमारे पास राफेल मौजूद थे, वो जदीद तरीन नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी से उस लेस नहीं थे जो होनी चाहिए थे हमारे पास। एंड देन येट दे हैपन टू इंक्रीज देयर डिफेंस बजट। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव जानना ये चाहूँगी कितना मुश्किल होगा आपकी पूरी फ़ौज का मोराल इतना डाउन है इस हार के बाद, आप ये सारा खर्चा कर लेने के बाद भी अपनी फ़ौज का मोराल कैसे बुलंद करते हैं जब हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। ब्रिगेडियर साहब सुन सकें इस सवाल को? जी, मेरे से सवाल किया ब्रिगेडियर साहब। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी, जहाँ तक इंडिया के इस बयान का ताल्लुक़ है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फ़ौज का मोराल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप आज भी अगर देखें तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 10 से 11 गुना ज़्यादा है। और अगर दूसरी तरफ आप जाएं, उनकी फ़ौज की तादाद की तरफ जाएं, उनके मुख्तलिफ़ जहाज़ों की तरफ जाएं, एयर फोर्स के स्ट्रेंथ की तरफ जाएं, नेवी की तरफ जाएं, तो हर जगह पे उनको नंबर्स के लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर एक वाज़े बरतरी हासिल है। लेकिन जहाँ पर वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाते वो इस चीज़ में है कि पाकिस्तान के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हथियार हैं या जहाज़ हैं या मिसाइल हैं, उनको पाकिस्तान एक बेहतर और वाज़े हिकमत अमली के तहत और बेहतर तरीके से यूज़ करता है। और यही पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जो है वो करके दिखाया। अगर आप उस दिन के हवाले से भी देखें कि 5 या 6 तारीख को जब इंडिया ने हमारे नॉन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अपने जहाज़ों के साथ हमला किया, तो उस वक्त उनके जहाज़ जो हैं वो हमारे से तकरीबन दुगनी तादाद में आसमानों में मौजूद थे जी। लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो हम सब के सामने है। तो इस चीज़ को ये चीज़ बहुत वाज़े करती है कि हथियार होना ही एक काफ़ी नहीं होता और हथियारों की क्वालिटी होना ही एक काफ़ी नहीं होता, बल्कि हथियारों को जो इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी है, उनको जो इस्तेमाल करने की सलाहियत है, वो जिस फ़ौज में जितनी ज़्यादा बेहतर होगी वो उतना ही उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेगी। और ये पाक फ़ौज ने, पाक एयर फोर्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के पहले दिन ही इंडिया पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे ये वाज़े कर दिया कि हम कितनी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी ज़ाहिर है वो पीस टाइम में हमने किया ना, जब हम इंगेज रहे प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ या जब हम इंगेज रहे इंटरनल अपने चैलेंजेस से लड़ने के लिए, तो वहाँ हम ये तैयारी करते रहे। अच्छा, अब से इसमें बुनियादी तौर पे वो जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात हम इस सारे मामले में डिस्कस करते हैं कि इंडिया था, लेकिन फिर वो सिक्योरिटी लाइबिलिटी में तब्दील हो गया है अब खुद अमेरिका के लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जो उसे यहाँ पर तैयार कर रहा था। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये सारी गलतियाँ जो हैं वो इंडिया कर रहा था, गलतियाँ वेस्ट ने भी की उसमें अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करके। और सेकेंडली फिर जो विंडो ओपन हुई वहाँ पाकिस्तान ने जिस तरह से पेनिट्रेट किया, यही नहीं कि सिर्फ मार्का हक बुनियानुल मरसूस में जो आपने अपनी तैयारी दिखाई, जिस तरह से आपने फ़तह हासिल की, बल्कि उसके बाद सिफारती महाज पर जिस तरह से आपने इंगेज किया और मुसलसल एडवांसमेंट के ज़रिए ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी इसको अपने लिए जो है वो कैश किया। डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है। इंडिया से गलतियाँ हुई लेकिन हम उस टाइम पे तैयार भी थे, अगर ना होते तो फिर मामला कुछ और हो जाते हमारे लिए।
जी बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल परसेप्शंस का ब्रिगेडियर बहुत साहब, मैं अब्सा कोमल साहिबा से मुखातिब हूँ। जी अब्सा प्लीज़। मेरे ख्याल से परसेप्शंस बहुत बड़ी हद तक तब्दील हुए पाकिस्तान के लिए, और भारत ने साल और बहुत बड़ी रकूम जो है वो लगाकर अपने लिए लॉबिंग करके दुनिया में अपने आप को इस रीजन का अहम तरीन मुल्क साबित करने के लिए कितने साल मेहनत की। फिर उनकी एक जो पॉलिसी रही फॉरेन पॉलिसी, उसमें भी आपको वो एक एरोगेंस का, एक नार्सिसिज्म का जो एलिमेंट नज़र आता था। इस 3-4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट ने वो सारी चीज़ उनके लिए ख़त्म कर दी, वो परसेप्शंस को तब्दील कर दिया, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इसका मुकाबला किया, मैं समझती हूँ कि उसके हमें नताइज भी पिछले 1 साल में बहुत अच्छे तरीके से नज़र आए हैं। सो जो रीजन के अंदर अपनी प्लेसमेंट भारत की तरफ से की जा रही थी, वो न सिर्फ ये जंग शुरू करके, बल्कि इसकी जिस अंदाज में उन्होंने हैंडल किया, न सिर्फ भारतीय फ़ौज की जो नाकामियाँ उसके अंदर नज़र आई, बल्कि इससे पहले जो यहाँ पर बात हो रही थी, इसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था भारतीय राफ़ेल जहाज़ों के हवाले से। AVM औरंगज़ेब से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि राफ़ेल अच्छा जहाज़ है इफ़ इट इज़ डिप्लॉयड वेल। सो जितनी भी सहूलियात और जितना भी अपना बजट को इंक्रीज़ कर लें, मेरे ख़्याल से एक जज्बा जो उस दौरान हमें नज़र आया था, वो पाकिस्तान का मुकाबला था एक नार्सिसिज्म के साथ, एक ख़ुद पसंदी के साथ जो भारत की तरफ से दिखाई जा रही थी जिस अंदाज में इस जंग को शुरू किया गया। और 2 ममालिक जब आमने सामने हों और एटमी ताकतें हों, तो फिर दुनिया देखती है कि किसने ग्रेस और मेचोरिटी के साथ मुकाबला किया। सो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से वहाँ पर जिस अंदाज में स्टैंड आउट किया, एक फ़ौज के तौर पे हुकूमत ने और फिर पाकिस्तान की आवाम ने, मेरे ख्याल से उसने परसेप्शंस को तब्दील कर दिया है दुनिया भर के अंदर, जो भारत की तरफ से और उनकी लॉबीज़ की तरफ से पाकिस्तान के बारे में क्रिएट की गई, और ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के हक़ में ये सारी तमाम चीज़ गई जिसके आज हम नताइज देख रहे हैं। राइट अली साहब, आप कुछ शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया बाकी मेहमानों के जवाब आने के लिए। ऑब्वियसली हम हर दफ़ा ये बात करते हैं कि भारत के साथ कभी भी हमें जंग करनी नहीं, हमें पीस को ख़त्म करना नहीं, हमें कोई एग्रेशन करना नहीं, और इस बार भी एग्रेसर जो था वो पाकिस्तान नहीं था, भारत ने। पाकिस्तान ने तो सिर्फ जवाब दिया है। राइट नाउ आफ्टर ये सारे 1 साल हम मुकम्मल होने पर आज जश्न मना रहे हैं, पूरी कौम प्राइड महसूस कर रही है, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं जो अभी भी समझती है कि शायद हम इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है जिस एरोगेंस की अब्सा अभी जिक्र कर रही हैं, जिस नार्सिस एटीट्यूड का अब्सा जिक्र कर रही है, ये कभी भी इस वक्त भी जो हिंदुत्व का और जो एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट हम वहाँ पर देखते हैं, ये अलाउ कर सकता है पाकिस्तान को इस तरह से सोचने के लिए? जी, सबसे पहले तो सबको मार्का हक की पहली एनिवर्सरी बहुत मुबारक, और हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि हम जो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, गा रहे हैं, रक़्स कर रहे हैं, ये हमारे शहदा के मरहून मिन्नत है, और उनका जो एहसान है वो हम कभी भुला नहीं सकते। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि जो जिस तरह सब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तैयार था हर लिहाज से, ये जो तैयारी थी ये 6-7 दिन पुरानी तैयारी नहीं थी कि अच्छा पता लगा कि इंडिया शायद अटैक करने लगा है तो तैयारी कर लो। ये बहुत सालों की, दिहाइयों की तैयारी थी जी। आप जब बात करते हैं असलहे की, आप जब बात करते हैं पैसे की, आप ये देखिए कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वॉर के, मतलब मिज़ाइल है, जहाज़ है, सैटेलाइट है, बेतहाशा कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के कंपोनेंट्स आपस में सिंक करते थे, उस तरह इंडिया के कंपोनेंट्स इतना पैसा होने के बावजूद सिंक नहीं करते थे। सो ये तैयारी की बात है जो कि पाकिस्तान ने की थी, ये फ़ैसले लेने की बात थी जो पाकिस्तान ने कई दिहाइयों पहले लिए होंगे, पेड़ रखा कि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका हुआ तो उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे इक्वली, बल्कि शायद उनके अटैक से बढ़ के। अब दूसरी आपने बात की कि क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने चाहिए इंडिया के साथ। देखें, जैसे आपने पहले फरमाया कि हमारी तरफ से अग्रेशन नहीं था, अग्रेशन इंडिया की तरफ से था, और वो एक लैटिन का मुहावरा है कि whom gods would destroy they make them mad first। सो बुनियादी बात यह है कि इंडिया, ज़ाहिर क्रैक्स नज़र आने शुरू हो गए थे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी और इस तरह जदीरे जो इकोनॉमिक है उनकी रिपोर्ट्स थी कि इंडिया नंबर्स फज कर रहा है, जो वो अपने ग्रोथ नंबर्स दिखा रहा है वैसे है नहीं। लेकिन बहरहाल उनका जो हिंदुत्व मीडिया है उसको बड़ी अच्छी तरह काउंटर भी कर रहा था। बस एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि आज हमें पाकिस्तान पर अटैक करना है, और उसके बाद वो स्लिपरी स्लोप शुरू हुआ, वो डाउन हिल जो है वो रोशनी ही ना रही अली आफ्ताब साहब। अच्छा, क्योंकि हमारे पास Exactly. हाँ, हमारे पास वक्त की भी कमी है,
और सेकेंडली ये कि बहुत सारे मामलात हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम थोड़ा सा इसको क्रिस्प रखते हुए, थोड़ा सा क्विक रखते हुए चलें, ताकि जो हमारी कोशिश है कि हम सारे पहलुओं को डिस्कस कर सकें। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जब आपको मुखातिब करेंगे ब्रिगेडियर साहब, आई विल मेक श्योर कि हम आखिरी बार दोबारा आपका नाम लें, ताकि आपको पता हो कि ये सवाल आपकी तरफ पॉइंटेड है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ ब्रिगेडियर साहब। बुनियादी तौर पर अली आफ्ताब साहब ने यह कहा है कि कॉम्पोनेंट सिंक हमें इंडिया में नज़र नहीं आया। अच्छा, उसके जो टेक्निकल पहलू हैं वो आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि अनिल चौहान तीसरे चौथे दिन सिंगापुर में कुछ और कहते हैं। अभी AVM भारती जो है वो कहते हैं कि हमने 13 जहाज़ 11 एयरफील्ड जो हैं पाकिस्तान की तबाह कर दिए। फिर डिप्टी एयर चीफ कहते हैं कि हमारे 8 जहाज़ गिरे हैं, इंडियन डिप्टी एयर चीफ। तो बुनियादी तौर पर वहाँ ये जो नैरेटिव का सिंक है ये भी मिसिंग था, और दूसरा साथ ही साथ क्या हुआ ऐसा कि इतनी बड़ी फ़ौज, इतना बड़ा बजट, उसका जो बुनियादी तौर पर तैयारी का लेवल था वो इतना कमज़ोर था। यानी हमने उन्हें आउट क्लास तो किया ही किया, लेकिन वो जहाँ तक आना चाहते थे या जो उनकी रीडिंग्स थी, जो उनकी तैयारी थी, वो हमारी इंटेलिजेंस से काउंटर हो रही थी। यानी वो जो वॉर रूम में सोच रहे थे वो हम पहले से, मतलब हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन थी, हमें बताया गया। ऐसा था तो कैसे था ब्रिगेडियर साहब? जहाँ तक इसमें देखें, इससे पहले मैं एक और बात पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। प्लीज़। वो ये है कि जैसे इंडिया अपने आप को 3 चीज़ों पे मेनली असेस करता है। एक अपने साइज़ पे, एक अपनी मिलिट्री और आर्मड फोर्सेस के साइज़ पे, और तीसरा अपनी इकोनॉमी पे। और यही गलती जो है वेस्ट भी कर रहा था। वो इंडिया को पाकिस्तान के वर्सेस इन्हीं 3 चीज़ों पे असेस कर रहा था, जबकि पाकिस्तान की तैयारी जो है वो, पाकिस्तान के पास नंबर कम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती, पाकिस्तान का साइज़ छोटा है, लेकिन पाकिस्तान ने यही साइज़, यही छोटा साइज़, यही छोटी इकोनॉमी को कंपनसेट किया अपनी बेहतर हिकमत अमली से और अपनी बेहतर ट्रेनिंग से। तो हमारे पास जो जहाज़ थे, जो हमारे अपने थे, JF-17 थे या J-10C थे, तो ये जहाज़ जो थे इनको कितने बेहतर तरीके से हमने इस्तेमाल किया। हमने साइबर सिक्योरिटी को कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और हमारी तीनों अफवाज, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उनका आपसी का कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर था। तो ये वो अवामिल थे जिन्होंने इंडिया की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, इंडिया के साइज़ को जो है वो एक साइड पे करके रख दिया। और इस लड़ाई के बाद फिर आपने देखा है कि दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान को उसके साइज़ से, उसकी इकोनॉमी के साइज़ से और इसके पास जो इक्विपमेंट है, इससे ना जज किया जाए, बल्कि पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान की ट्रेनिंग कितनी आला है, पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट की हैंडलिंग है वो कितनी आला है। और इस पे आपने ख़ुद भी सुना, हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा और हमारे आर्मड फोर्सेस के चीफ ने भी कहा कि अगर हम चाहते तो ये जवाबी नुकसान जो हमने इंडिया का किया था, इसको हम कई गुना ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते में जो है वो अनस्टेबिलिटी हो, बदअमनी हो, तो इसलिए पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये जो जवाब है इसको इस हद तक महदूद रखा जाए कि ये जवाब ही नज़र आए। हमारी तरफ से इस बात को बढ़ाना मकसूद नहीं था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान ने ग्रेस भी दिखाया। आई मीन वेयर एवर पाकिस्तान जहाँ पर ऑफेंस कर सकता था जवाबी तौर पर रिटेलिएशन में, पाकिस्तान ने वहाँ भी ग्रेस दिखाया। हमारी फोर्सेस ने बताया कि वहाँ पे कहाँ पे मजीद नुकसान पहुँचा सकते थे, बट दे डिसाइडेड कि उनको पीस चाहिए और उनको सिर्फ जवाब देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक तो ऑलरेडी आपको इंजरी हुई होती है जो कि भारत को हार के सूरत में फेस करना ही थी, लेकिन उनकी इंजरी को इंसल्ट ऐड किया उनके मीडिया ने, उनके गलत क्लेम्स ने, चाहे फिर वो कराची में मिज़िल वाली बात हो या उन्होंने पोस्ट जो देख ली थी बिल्कुल लाहौर में। सो आई बिलीव कि ठीक है, एक तो आपकी ह्यूमिलिएशन आपकी हार से हो गई थी, लेकिन जो इंडिया के मीडिया ने रोल अदा किया अपनी गलतियों से, मेरे ख्याल में वो उनके लिए मजीद इंसल्ट लेकर आया।
बिल्कुल सादिया, मीडिया जो भारत का था, उनका जो किरदार रहा, उसने तमाम दुनिया भर की सहाफ़त का सर शर्म से झुका दिया। हम एज जर्नलिस्ट, दुनिया में कहीं भी कोई जर्नलिस्ट हो, किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको अपना कॉलीग कहते हैं। सो वो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी सभी के लिए, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मीडिया हम लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात ज़रूर थी कि हमने स्टैंड आउट किया। अब उसमें 2-3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। आप और हम भी वो ट्रांसमिशंस उन दिनों में कर रहे थे, 1 साल पहले की आज यादें ताज़ा हो रही हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया गया पाकिस्तानी मीडिया को, और उसमें कोई स्टेट प्रोपेगेंडा नहीं था, हकायक पर मबनी बात बताई जा रही थी। तो हम एक बेहतर पोजीशन में थे, अपने लोगों का एहतराम करते हुए उनको दुरुस्त खबर पहुंचा रहे थे। भारतीय मीडिया की तरफ से जो उनको 1-2 लाइन दे दी गई, उन्होंने उसी के ऊपर बिल्ड किया और इस हद तक आगे चले गए कि उनके लोगों के साथ उनका पहले ही कोई भारतीय मीडिया का उनके लोगों में कोई इतनी पसंद नहीं किया जाता, उसको इतना क्रेडिबल नहीं माना जाता है जिस किस्म के टॉक शोज़ अब वहाँ पर होते हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो भी लूज़ हो गई। तो भारतीय जो स्टेट है, हुकूमत है, उन्होंने भी बड़ी ज़्यादती की अपने मीडिया के साथ, उनको किस किस्म की बातों के पीछे लगाकर दुनिया भर में एक्सपोज किया। ऊपर से वो अंग्रेज़ी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो दुनिया भर तक उनकी जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो पहुँच गई। और हमारा जो मीडिया है, और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पाकिस्तान के बारे में जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन थी वो पिछले कुछ सालों में अरूज पर पहुँच गई थी। किसी भी जमहूरी माशरे में पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ऑपोजिशन भी होती है, लेकिन जो एक आम तासुर था वो ये था कि इस मुल्क के लोग डिवाइडेड हो गए हैं। ये एक ऐसा मौका था जब पूरी दुनिया ने और पूरी दुनिया की ताकतों ने देखा होगा कि इतने बड़े पॉलिटिकल डिफरेंसेस और डिवाइड के बावजूद इस मौके पर पाकिस्तान के लोग पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हुए और मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद हो गए। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ा गेन किया पाकिस्तान ने, और पैगाम जाता है उन दुश्मन ममालिक की तरफ जो नज़र रखे हुए होते हैं कि सेंटिमेंट, जैसे भी ईरान के अंदर जब अटैक्स हुए और ये सोच पाई जा रही थी कि शायद वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगी, उन लोगों ने अपने आप को मुत्तहिद दिखाया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 1 साल पहले यही काम किया। तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आपको नज़र आया नेशनल लेवल के ऊपर, खा वो हुकूमत है, मुल्क की अपोजिशन थी और पाकिस्तान का मीडिया है, तमाम लोग हमें एक पेज के ऊपर नजर आए, अबव एवरीथिंग पाकिस्तानी अवाम। तो यहाँ पर हमने स्टैंड आउट किया, जिसके अभी जी इसमें वन थिंग टू ऐड वो ये है कि आपका मीडिया, आपका स्टेट मीडिया वही बात करता है जो नरेटिव बिल्डिंग पीछे से हो रही होती है, चाहे वो पीस के लिए हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो, चाहे वो फॉल्स आइडिया डिलीवर करने के लिए हो। एंड व्हेन आई से दैट आई वांट टू से, आई मीन लाइक जिस तरह से मोदी साहब इसराइल गए और जिस तरह से उन्होंने फादरलैंड मदरलैंड वाली बात की, फिर आपके पास एक ईरान का शिप था, आपने वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने ग्रेस दिखाया जब हमारे पास मौका था, आपके पास था, आपने नहीं दिखाया, आपने उनके लोगों को ना सिर्फ हिरासत में दिया, यू किल्ड दोज पीपल, यू नो। सो आई थिंक वो जो आपकी स्टेट आइडियोलॉजी होती है वो आपका मीडिया रिफ्लेक्ट करता है, एंड इंडिया हैज येट नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सादिया, मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की। ब्रिगेडियर साहब जो भी बात कर रहे थे कि भारत अपनी इकोनॉमी को या फिर अपनी फ़ौज को जिस तरह उन्होंने एम्पावर किया उसके बारे में बात करता था। एक और चीज़ भी भारत करता था, वो सेकुलरिज्म का प्रचार करते थे, जिसको मोदी ने आकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। और जो अपने कल्चर और सेकुलरिज्म का वो प्रचार दुनिया भर में करते थे, आज वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज इस तरीके से हो गया। और दुख की बात भी है क्योंकि इस बात को बड़ा सपोर्ट किया जाता था कि वहाँ पर इजाज़त है, लोगों को आज़ादी है अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की। लेकिन आज मोदी जो है वो इस जंग को, इन तमाम चीज़ों को वजूहात बना के मुस्लिम मुखालिफ सेंटिमेंट्स को उभार कर बिहार में भी और फिर उसके बाद बंगाल के इलेक्शंस में उनकी जो कैंपेन रही है उसको आप देखें कि अब भारत में सेकुलरिज्म नहीं है, और ये ज़रूर उनके अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर इसके ऊपर बिल्डअप हो रहा है। था तो पहले भी नहीं, लेकिन वो एक इमेज बिल्डिंग थी और दुनिया को बताया जाता था। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो नाज़ी से इंस्पायर होकर पार्टी बनाते हैं और उसी तरह से ऑपरेट करते हैं और फिर वो ग्रेटर इंडिया और ग्रेटर हिंदुस्तान की बात करें तो उन्होंने क्या ही करना होता है। अली, बुनियादी तौर पे ये इत्तेहाद वाला मामला तो मैं आपकी तरफ लेके आना चाह रहा था। इसमें हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, यानी आज सुबह भी बल्कि जब से हम मई के और अप्रैल के इसमें वस्त में आए हैं तो बुनियादी तौर पे इंडियन मीडिया साबित करने पे लगा हुआ है कि सिवाय बीजेपी के इस वक्त गांधी फैमिली या कांग्रेस जो है वो उसमें इंडियननेस ख़त्म हो गई है, वो उन्हें कौमी धारे से बाहर धकेल रहे हैं। फिर खैर वहाँ पे मुसलमानों और मसीहों के साथ जो मामला हैं उस पर अफसा ने बात कर लिया, सादिया ने बात कर लिया। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हुई। अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी से हुकूमत के साथ हम इन सिंक रहते हुए मामला को लेकर चलते रहे। देन सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ा एलिमेंट था, यानी वहाँ पर जहाँ हम अपने दाखिली इख्तलाफात को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ उन दिनों में एक ब्लैंकेट मामला था, एक फुली कवर्ड चीज़ें थी कि भाई ये पाकिस्तान है, ये हमारी रेड लाइन्स हैं और इसके अंदर वाले मामला हमारे हैं, तुम अगर इधर आ रहे हो तो ये रही तुम्हारी मीम, ये रहा तुम्हारा जवाब, ये रहा तुम्हारे लिए ट्वीट। तो ये जो यूनिटी वाला मामला था वो बहुत बढ़ चढ़ कर इन दोनों में खुलकर वाजे हुआ सामने आया और हमने डिवाइड पैदा करने की कोशिश भी नहीं की किसी ने। अली
जी यकीनन। और देखें आप, जिन ऐसे पाकिस्तानी लोगों पर शक किया जाता था कि वो शायद बिला वजह नकाद बनते हैं, वो पाकिस्तानी पॉलिसियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़, लेकिन हमने देखा कि वही लोग थे जिन्होंने सबसे बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का दिफा किया उन दिनों में। और इसीलिए जो आपस में एक मुल्क में रहते हुए, एक कौम की तरह रहते हुए, सबको भरपूर आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय पेश करने की, क्योंकि जब आप ये कर सकते हो तो आपको महसूस होता है कि ये मेरा मुल्क है जो मुझे अलाउ करता है। और इसी तरह फिर जब बैरूनी हमला होता है तो फिर आप मुत्तहिद हो जाते हो। इंडिया में जैसे आपने जिक्र किया कि आजकल एक कैंपेन चल रही है कि कांग्रेस और दीगर को नॉन इंडियन करने की, ये अभी जिस तरह अफसा भी बात कर रही थी कि फ़लस्तीन के ऊपर इंडिया का तारीख़ी तौर पे जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मिसाली रहा है, लेकिन ये जब से ये मोदी हुकूमत आई है इसने बिल्कुल आप कह लें कि 180 डिग्री का उससे टर्न ले लिया है। जिस तरह इनसे सुलह सफाई की या दोस्ती की बात हो रही थी, इस हुकूमत से तो मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया में इनके साथ दोस्ती हो सके, इनके साथ अच्छे मरासिम हो सके। हाँ, लेकिन हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लोगों के रवैये बदलते रहते हैं। कल को अगर वो दोबारा से, या अगर वो कल को पहली दफ़ा ज़िंदगी में पीस लविंग हो जाएं तो बिल्कुल भी रवाबित अच्छे करने में कोई मज़ायका नहीं है। इवेंचुअली वेस्ट से पैसा अब मूव कर रहा है, वो हमारे ख़ित्ते में आ रहा है, और बड़ा ज़रूरी है कि पूरा ख़ित्ता प्रॉस्पर करे। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पूरे ख़ित्ते में अमन व अमान हो और सब अच्छे तरीके से इकट्ठे रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने व्यूअर्स को बराह रास्त हम लिए जा रहे हैं एक तकरीर की जानिब, जहां पर इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बातचीत कर रहे हैं। औरंगजेब जो उन दिनों टीवी पे आए, उन्होंने कितनी खूबसूरत एक जुमला कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, स्कोर 6-0। तो ये एक ऐसा शानदार जुमला था जो आज भी दोहराया जाता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक ऐसा मार्का था जिसमें बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई इंडिया को, और उसके साथ साथ जो आपकी मुसल्लह अफवाज है उनकी जो मिसाइल हमले, उनकी जो गोलाबारी से राजौरी से पठानकोट तक, इंडिया की बॉर्डर के साथ जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जितनी उनकी फ़ौजी छावनियाँ थीं, जितने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, जितने उनके इंडियन एयरफोर्स के तमाम वहाँ पे अड्डे थे, वो तमाम के तमाम तबाह कर दिए गए। और इंडिया को इसके अलावा कोई और चारा नहीं मिला कि वो भागता हुआ अमेरिका के पास गया और उन्होंने जंग बंदी की दरख्वास्त की, और फिर अमेरिका की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान ने अपना हाथ रोका, वरना फतूहात का ये सिलसिला जारी था। और इंडिया को वाज़े तौर पे पता था कि ना मैं एयरफोर्स का मुकाबला कर सकता हूँ, ना मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मुकाबला कर सकता हूँ, और हमारी नेवी जो है वो भी हमारी समुद्रों में हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार थी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहता हूँ। डेफिनेटली हम ये बात तो करते हैं कि बुनियादी तौर पर हमने भारत को क्या डैमेज दिया और किस तरह से दिया, लेकिन वो जो जॉन ओडीए लूप वाली स्ट्रैटेजी है उसमें हम कितना आगे थे, यानी प्रिसाइसली कोई डाटा तो मौजूद नहीं है कि हम ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट जो कर रहे थे, जो डिसाइड और एक्ट वाला हमारा फेस था उसमें हम कितना आगे थे एग्जैक्टली, मतलब कितनी हमें लीड हासिल रही इसमें। अच्छा, ये सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ लेके जाना चाहूँगा। बताया जा रहा है कि उनको हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। इस बीच हम अफसा कोमल साहिबा से जो है वो सवाल कर लेते हैं। अच्छा अफसा, बुनियादी तौर पे अब यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम जो सिफारती मिशन है, जो हमारी सिफारती कोशिशें हैं उसको देखें तो एग्जैक्टली हम सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन दो चीज़ों को मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया के हालात ने जो है वो थोड़ा इधर उधर कर दिया। एक ज़ाहिर है सिंतास मुआहदे से मुतालिक मामलात को, और दूसरा जो कश्मीर पर सालिसी की पेशकश अमेरिका ने की थी। आप समझती हैं कि इसराइल गज़ा वाले मामलात बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए और फिर अमेरिका ईरान के मामलात इस्लामाबाद के ज़रिए हल हो जाने के बाद ये दोनों मामलात पूरी आबोताब के साथ सेंटर स्टेज पर पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा होगा और ये टूवर्ड्स क्लोजर जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ज़रूर नज़र आता है। ख़ासकर कश्मीर का मामला अब इंटरनेशनलाइज हो गया है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको भारत मानने को तैयार नहीं था
इस जंग के बाद इसको एक इंटरनेशनल इशू के तौर पे देखा जा रहा है और बहुत से लोग इसके ऊपर काम इस हवाले से भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त उनका सिफारती किरदार है उसके जवाब में पाकिस्तान किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। सो उसमें एक ये ज़रूर होगा और ये मेरे ख्याल से एक नाइटमेयर होगा भारत के लिए, उनकी सिफारतकारी के लिए जो इस वक्त ऑल ओवर द प्लेस है। भारतीय सिफारतकारी को जहाँ उसकी बड़ी तारीफ़ भी होती थी माजी में इस हवाले से कि वो कोई खुलकर पोजीशंस नहीं लेते थे और जयशंकर जो है वो ये बात बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बताते थे कि हम हर जगह अपने ताल्लुकात को बैलेंस करते हैं एंड वी गेट अवे विद इट। लेकिन आपने देखा कि रूस से तेल ख़रीदने के मामले पर ट्रंप ने उनके साथ क्या किया। उसके बाद ये जो पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी है, इसमें कहीं भारत का कोई तस्करा नहीं और कहीं उनकी कोई ऐसी अखलाकी पोजीशन भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई एक फरीक जो है वो एतमाद करे। ना तो ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे, ना ही ईरान, क्योंकि जैसे आपने पहले जिक्र किया था मोदी एन मौके पर इस जंग से पहले वो इसराइल पहुंच गए थे। सो पाकिस्तान को ये ज़रूर देखना होगा कि अभी तक भी जो किरदार अदा किया है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किरदार है। 2-3 दफ़ा दोनों के दरमियान पैगामात एक्सचेंज करवाना ईरान और अमेरिका के दरमियान, जब ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो बात एक बार फिर एस्केलेशन और जंग की तरफ जा रही है। सो एक मैक्सिमम किरदार अभी तक अदा किया। आगे अगर कोई दोनों के दरमियान मुआहिदा होता है पाकिस्तान के इश्तराक से, तो फिर हमें इसको अपने गेन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। एक जो पाकिस्तान के ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ भारत के साथ हैं, सिंतास मुआहिदा या फिर आपने इस्लामाबाद की कश्मीर की, लेकिन सेकेंडली पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी के लिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें है इकॉनमी से रिलेटेड, वो हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। तो ये जो हमने मार्का हक को जीत के पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शंस अपनी डेटरेंस के हवाले से कायम किया, उसके साथ साथ जो इस सालसी के किरदार में एज अ पीस मेकर अपना पाकिस्तान ने अपने हवाले से तासुरात को दुनिया भर में तब्दील किया, इसको हम अपने आवाम के मुआशी गेन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा अब अगला इम्तिहान होगा। क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं जाहिर है मुझे वो साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की बात आती है कि मार्का हक हमने जीत लिया, हमने मार्का मईशत जो है वो भी जीतना है। अली आफ्ताब, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं सकता या करना नहीं चाह रहा। जो इस वक्त जाहिर है इस वक्त आलमी हालात हैं और उसकी वजह से जो बोझ बना हुआ है, पड़ रहा है। जुम्मे का दिन सिर्फ एक ही तरफ भारी नहीं था, बल्कि अब बाकी तरफ भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह करेगा ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आई होप सो कि मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मार्का मईशत बड़ा ज़रूरी हो गया है। जी बिल्कुल, देखें आपने जिस तरह ईरान अमेरिका की बात की, कश्मीर की बात की, देखें नताइज क्या निकलते हैं, नताइज किसी का कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर को शेप अप कर रही होती हैं। जो असल चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका स्टांस ऑन एवरी इशू। तो पाकिस्तान का इस वक्त आप अगर सफारती महाज पर देखें तो क्यों पाकिस्तान पर अमेरिका ट्रस्ट कर रहा है, क्यों पाकिस्तान पर ईरान ट्रस्ट कर रहा है, क्यों पाकिस्तान पर चाइना ट्रस्ट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का स्टांस जो है इस वक्त हर इशू को लेकर वो ठीक है। सो हमने अपना ये इस चीज़ पर हमारा कंट्रोल है, इस चीज़ को हमने जारी रखना है। और मईशत, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मईशत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इवेंचुअली जो वॉर्स हैं वो भी मईशत के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जाएंगी, होती चली जा रही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अब हमारी जो हुक्मरान हैं उनको भी एहसास होना शुरू हो गया है, होना चाहिए वो वन विंडो सोल्यूशन दे दें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ बाइंग पावर भी लोगों की जो है वो बहाल कर दें। उस ग्राफ में जो हम नीचे जा रहे हैं वो मतलब कंज्यूमर बेस जो है उसको भी ज़रा तगड़ा कर लिया जाए तो बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल 24 करोड़ की मार्केट है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, इसको हमेशा से ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब से सादी सवाल करना चाहते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, हम एक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ साइन कर चुके हैं। हमारी खित्ते में मिलिटरीली इस वक्त वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है और हम उसको मजीद बेहतर कर रहे हैं। इस रीजन में नोइंग के हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ बेहतरीन है, हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम अमेरिका को साथ लेकर चल रहे हैं। मिलिटरीली आपको क्या लगता है हमारी मज़ीद क्या इंगेजमेंट्स होनी चाहिए? हम गल्फ में मज़ीद कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां हम मज़ीद अपना रास्ता पेव कर सकते हैं? इसके हवाले से मैं दो बातें कहूँगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस थी मार्का हक के दौरान, ये उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उस परफॉर्मेंस के नतीजे में पाकिस्तान ने जो दुनिया का एक तासुर था साउथ एशिया के बारे में और साउथ एशिया की रीजनल पावर इंडिया के बारे में, उसको नेगेट कर दिया। जब उसको नेगेट कर दिया तो उसके जवाब में या उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान एक ताकत बन के उभरा।
और ये एक इत्तफाक है कि उन्हीं दिनों में वेस्ट एशिया में एक इशू शुरू हो गया जो कि ईरान, इजराइल और यूएस की लड़ाई की सूरत में हुआ। तो अब पाकिस्तान ने जो कामयाबी साउथ एशिया में हासिल की, उसका नतीजा है कि वेस्ट एशिया भी मेनली पाकिस्तान की तरफ देखने लग गया। और साउथ एशिया में जो उस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान ने अपना फौजी के पाकिस्तान साथ को मेरे ख्याल में हमने ऑलरेडी सेंट्रल ईस्ट हो या गल्फ हो, और फिर हम देख रहे हैं कि दीगर रीजन्स में पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठाई है, और हम कोशिश करें कि स्ट्रेटेजिकली इन ताल्लुकात को आगे लेकर चल सकें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।